तो प्यारे साथियों, प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी के लिए हितेश भैया लग चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर ढूंढने में। और उसी कड़ी में मुझे मिल चुका है प्यारे साथी एक और वायरल क्वेश्चन पेपर। और इस वायरल क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पेपर हमारा मैं बता देता हूं, बताना भूल गया भाई, कि सामाजिक विषय का हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, जहां मैं सामाजिक विज्ञान के हर वह क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, डिस्कस करूंगा, जो कि आपके 2025-26 जो प्री बोर्ड चल रहा है ना, जिनका होने वाला है 1-2 दिनों में, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो अंदर इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, वह सारे क्वेश्चंस लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे, है ना। और आओ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पर जो जिला कोड है इसको आप नोट कर लें, क्योंकि जिला कोड के हिसाब से ही आपके परीक्षा में पेपर आएगा प्री बोर्ड का। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग इस सामाजिक विषय की बात करेंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होंगी। तो देखो यार, सबसे पहले स्टार्टिंग के वही 15 मिनट आप सभी परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, है ना। और जो भी पेपर हमारा होगा 2 खंडों में होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो भाई साहब 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आपके आएंगे और 50 अंक के आपके दीर्घ उत्तरीय, नहीं भाई साहब यहाँ पर वर्णनात्मक करो, ठीक है। तो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और 50 नंबर के आपके वर्णनात्मक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर आपको प्री बोर्ड में भी पास होना है तो मिनिमम आपको 23 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। तो प्यारे साथी, आज के इस क्लास के अंदर सामाजिक विज्ञान में हम आपको कुछ इस तरीके से पूरा पेपर कराएंगे, आप इसमें 70 में से इजिली 60+ स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे वह सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जो कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चंस को आप तुरंत आज ही तैयार कर लेना और पेपर को पूरा अच्छे से समझ लेना। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है प्यारे साथी, देख लेना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो पहला ऑप्शन आपको ब्रिटेन दे रखा है, दूसरा हमारा रूस दे रखा है, इसके अलावा तीसरा फ्रांस और चौथा आप लोगों को मैं दिखाता हूं फिलहाल आगे की 2 और ऑप्शन। फिलहाल इनमें से ये दोनों हमारे नहीं होंगे, ठीक है। फिलहाल 2 और ऑप्शन हैं, उनमें से मैं आपको बताता हूं। तो आगे अगर बात करते हैं भाई जर्मनी और फ्रांस, तो जर्मनी और फ्रांस में से ऐसा कौन सा देश था जो भाई साहब कह सकते हो कि, तो अब यहां से हमारे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, जर्मनी और फ्रांस। और प्यारे साथी, इन्हीं में से हमारे 2 में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा फ्रांस सही है, पर मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि राइट ऑप्शन जो आपका होगा वह आपका जर्मनी होगा यहां से, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा भाई साहब कि यहां से हमारा जर्मनी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर मैं क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल जर्मनी ही सही होगा। पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको फ्रांस लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक फ्रांस के बारे में ही सारी चीजें पढ़ रखी हैं और अधिक क्वेश्चन में भी फ्रांस सही होता है, पर जर्मनी सही करके आओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। सबसे पहली बात कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी ने। इसका मुख्य कारण था प्यारे साथी रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसका मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट, है ना। रॉलेट एक्ट के कारण ही असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन को नोट करो कि आर्थिक मंदी का, जो आर्थिक महामंदी आई हुई थी ना पूरे विश्व में, उस आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव, सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वह किस औद्योगिक देश पर पड़ा था, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं अपने सही आंसर की प्यारे साथी, तो हमारा देखिए जर्मनी दे रखा है ऑप्शन में, फ्रांस दे रखा है, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और जापान दे रखा है। यहां से अगर मैं अपने बिल्कुल सही उत्तर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो आपका अमेरिका बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग ऑप्शन सही लग रहे होंगे, पर जो सही आंसर है वो आपके हितेश भैया बताएंगे और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चौथा प्रश्न नोट करो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF बोलते हैं, तो प्यारे साथी इसकी स्थापना कब हुई थी। तो चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944 ईस्वी में, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को आपको हम डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं केवल
प्री बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के लिए भी, है ना। तो प्री बोर्ड का तो पेपर ही है ये, पर बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली इनको एक बार तैयार करना, तो तैयार करे ही रहना, भूलना मत, क्योंकि बोर्ड में भी ये आते हैं, ठीक है। आएंगे, आते नहीं, आएंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन नोट करो। और अगर आपको प्री बोर्ड में बेहतर अंक लाना है ना, और चाहते हो कि भाई साहब प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड में मेरा नाम हो, मेरे पेरेंट्स का नाम हो कि आपके लड़के ने इतने अच्छे नंबर आए, बताइए आपके भतीजे इतने अच्छे नंबर लेकर आया, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई इतना अच्छा नंबर लेकर के आया, आप भी ये सुनना चाहते हो सभी के मुंह से, तो प्यारे साथी आपके हितेश भैया और उनके टीम ने मिलकर के बहुत ही तगड़ा ऑफर लेकर के आए। प्यारे साथी मुझे ऐसा लगता है यार पर्सनली कि मैं जिस स्टेज से होकर गुजरा हूँ ना, कि यार 500 से 600 का कोर्स कोई नहीं ले पाता यार, स्टूडेंट्स जो कि गरीब से गरीब स्टूडेंट्स होते हैं वो तो ले ही नहीं पाते हैं। पर मेरे प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने मात्र 15 रुपए में आप सभी के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में चीज़ें देने का वादा कर लिया है। मेरी पूरी टीम ने मुझसे कहा कि भैया जी ऐसा करो कि सभी स्टूडेंट्स को चीज़ें ऐसे में दे दो कि वे लोग तुरंत ले लें, उनको सोचना ही ना पड़े। तो प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने क्या किया है, आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन सी चीज़ें तैयार कर दी है। एक बेहतरीन सी चीज़ है ई बुक। और प्यारे साथी ये जो ई बुक है ना, इस ई बुक में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की मान लीजिए ई बुक लेते हैं, है ना, आप F24 क्लासेस की एक कोई भी सब्जेक्ट की ई बुक लेते हैं, तो एक सब्जेक्ट का प्राइस प्यारे साथी मात्र 15 रुपये है। और ये तो ना के बराबर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार प्रेजेंट टाइम में 15 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एवरी स्टूडेंट्स तक हमारी चीज़ें पहुँचे। जब स्टूडेंट्स के 1 घंटा भी बचा हो ना पेपर से पहले, तो वह F24 क्लासेस की ई बुक खोले और वहां से चीज़ों को तैयार करे। हिंदी का पेपर अगर आपका 18 फरवरी को है, बोर्ड वाला मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्री बोर्ड की तो चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में तो वैसे भी मैं अच्छे नंबर आपको दिला दूंगा, पर बोर्ड में क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा तैयार करनी होती है। तो ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स को अगर 90 से ज़्यादा नंबर लाने एवरी सब्जेक्ट में, तो उनके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, MCQ वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, और 10 से ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट वायरल पेपर जैसी चीज़ें होनी चाहिए। और इतनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं देती हैं, 600 में, 2000 में। पर मेरे प्यारे साथी आपके हितेश भैया ने हर सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 15 रुपये रखा है। जिसको भी लगता है कि भाई कि 15 रुपये बहुत है, तो भाई इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर एक सब्जेक्ट की आपको लेनी है या फिर आपको सभी सब्जेक्ट की लेनी है ना, तो आपको देखिए 100 स्टूडेंट्स के लिए केवल ऑफर है। आपको प्यारे साथी कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है अभी, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद में जाना, अभी नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाना, 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और हमने भी बहुत अच्छे नंबर लाए थे क्लास 10th में, 90% से ज़्यादा, ठीक है। आपके हितेश भैया बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं है, ठीक है, बस ये बात रखना, BSc हम भी कर रहे हैं फिलहाल। तो डिस्क्रिप्शन में जाना प्यारे साथी, आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का लिंक आपके हितेश भैया ने डाल दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाना, हर सब्जेक्ट का लिंक पड़ा है, वहाँ से जो भी प्यारे साथी नए आए हैं चैनल पर और जो भी पुराने हैं जिन्होंने अभी तक ई बुक को नहीं लिया है ना, तो जाइए, वेट क्यों कर रहे हो, जाओ यार ई बुक लो। और ई बुक में आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक है, फिलहाल सोशल साइंस की अभी नहीं बनी है, उस पर वर्क चल रहा है, ठीक है। और दीपांशु की तरह मेरा ये दोस्त था, ठीक है, ये बहुत अच्छे नंबर लाया था, टॉपर था भाई, ठीक है। तो जाओ तुरंत ले लो इसको, और बहुत जल्द हम लोग दीपांशु का भी आपके साथ इंटरव्यू लेकर के आएंगे। फिलहाल इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र एक सब्जेक्ट की 15 रुपये में मिल रही हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी की ई बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा चल रहा था भाई, कौन सा था, 5वां नंबर, हाँ ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां से है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भाई भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइएगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि भैया जी यहाँ से हमारा सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे आंसर ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं उनमें जो खनिज पाया जाता है मेरे प्यारे साथी वह आपका है ग्रेफाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सभी लोग कहेंगे भैया जी ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। देखो यार, संभावी संसाधन की अगर मैं बात करता हूं तो कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है।
अब इन 4 ऑप्शन में से आपका जो संभावी संसाधन बनेगा वह बनेगा हमारा पवन ऊर्जा। क्या बनेगा? पवन ऊर्जा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ग्रीन इंडिया मिशन जो था प्यारे साथी, ग्रीन इंडिया जो मिशन था ना, ये वर्ष 2014 में लागू किया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लें। और ऑप्शन अभी मैं आपको फिलहाल दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं 2013, 12, 11, 14। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया था, चौथा वाला यानी 2014 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे साथी आप सभी का दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। ठीक है, ये उपभोग नहीं है, यहाँ पर उद्योग कर लो, आधारभूत उद्योग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो प्यारे साथी यहाँ से देखिए, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग और आपका पेट्रो रसायन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल लौह इस्पात, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी लौह इस्पात को आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 को नोट करिए कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से होता है। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे कि आपने यहाँ समझा था कि इनमें से हमारा आधारभूत उद्योग कौन सा है, पेट्रो रसायन, मोटर गाड़ी उद्योग, सूती उद्योग और लौह इस्पात में, तो आप सभी को पता है कि लोहा एक तरीके से हमारा भाई आधारभूत है, हमको कहीं से बनाना थोड़ी नहीं पड़ता, ये तो हमें ऑटोमेटिक ही मिल जाता है ना। तो एक तरीके से क्या हुआ, हमारे लिए आधारभूत उद्योग हुआ। तो बस उसी तरीके से हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है प्यारे साथी कि हेमेटाइट का संबंध किससे है। तो हेमेटाइट का भी संबंध प्यारे साथी लौह अयस्क से है, लौह इस्पात यानी लौह अयस्क। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि संसदीय प्रजातंत्र। अब देखो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं 11 नंबर के बाद में, वह क्वेश्चंस हमारे प्यारे साथी होंगे नागरिक शास्त्र के। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, नागरिक शास्त्र के प्लस अर्थशास्त्र के। अभी आपने 1 से लगाकर 10 तक की जितने भी क्वेश्चंस देखे वह आपके थे इतिहास के और प्लस भूगोल के। ठीक है, इतिहास के थे क्वेश्चंस और भूगोल के क्वेश्चंस थे। अब यहां से आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे 11 के बाद में, वे नागरिक शास्त्र के होंगे और आपके अर्थशास्त्र के होंगे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम सबसे पहले हुई। तो देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना सबसे पहले जिस देश में हुई वह देश हमारा था इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो आप सभी को पता है कि दिल्ली हमारा एक संघीय राज्य नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भाई यहाँ से हम बताएंगे कि संविधान के अनुसार हमारी जो राजभाषा है, सभी को पता है, जिसको नहीं पता पता कर लो भाई, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कैसी है। हमारे भारत में जो औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वह कैसी है। मंत्रिमंडल द्वारा, विधानसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, पंचायती राज की संस्थाएं। तो हमारा यही बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन यानी सही होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस की ओर ले चलता हूं। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ से हम लोग आगे के वह सारे क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपके लिए समझना और जानना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई प्री बोर्ड में अगर अच्छे नंबर ले आओगे ना तो आसपास के लोग कहेंगे अरे भाई इसको तो पता ही नहीं था, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इतने नंबर कहाँ से अच्छे हैं। फिर बताना कि हितेश भैया के F24 क्लासेस से पढ़े थे और बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो प्यारे साथी हितेश भैया की इस ई बुक को यार ज़रूर ले लेना। देखो यार, ई बुक इतनी सस्ती कर दी है कि भाई कोई भी प्यारा साथी घर पर बिना बताए ही ले लेगा तो भी नहीं पता चलेगा। 15 रुपए की एक ई बुक है यार, जाइएगा और सभी लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, क्योंकि भाई इतने में तो आज के समय में कुछ भी नहीं मिलता है। पर अगर आप अभी भी कंजूसी कर रहे हो तो कंजूसी तो इसमें नहीं होती, इसमें आप लापरवाही कर रहे हो, क्योंकि अभी हम मात्र 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर लेकर के आए हैं, है ना। स्पेशल ऑफर फॉर 100 स्टूडेंट्स, टॉपर थे, रहेंगे और बनाएंगे। बस जाइए, न्यू ईयर ऑफर है तो ले लीजिए यार, क्या ही जाता है। फिलहाल बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं वापस कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो लोकतंत्र में अगर मैं शक्ति की स्रोत की बात करता हूं प्यारे साथी, जनता हमारे लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। तो भाई भारत और फ्रांस प्राचीन से हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, प्राचीन के
हम लोग यहाँ पर इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, नागरिक शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझना, हम लोग वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है, तो यहाँ से मैं फ्रांस को बिल्कुल सही करूँगा, ठीक है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, तो जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। चलिए इसको नोट करिए। तो यहाँ पर आप लोग वर्ष 1935 को बिल्कुल सही टिक लगाएंगे। ऐसे ही हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। तो कृषि क्षेत्रक किसको कहते हैं, तो देखो प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है और आपका चतुर्थी क्षेत्रक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं भाई कृषि क्षेत्रक किसको कहते हैं, ठीक है, तो मेरी बात समझना और क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लेना। यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत हमारा कृषि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। तो कृषि हमारी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, निम्नलिखित में किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं। मेरे हिसाब से द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं, मेरे हिसाब से जहां तक द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना एक बार प्यारे साथी कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे लग रहा है कि द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में से इनमें से कोई हमारा सही होगा फिलहाल, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्रक मैंने लगाया है, आप कमेंट करके एक बार बताइए सभी प्यारे साथी जो भी देख रहे हैं। प्री बोर्ड के लिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तैयार जरूर से कर लेना, ठीक है। फिलहाल 20 नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, कह रहा है विदेशी व्यापार किनके माध्यम से होता है भाई। तो विदेशी व्यापार जो होता है दो देशों के माध्यम से होता है। आपको पता ही चल रहा होगा विदेशी व्यापार मतलब एक देश से जो दूसरे देश में व्यापार होता है उसी को हम लोग ना बोलते हैं ना विदेशी व्यापार। चलिए नोट कर लीजिए इतने सारे क्वेश्चंस को। और अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से खंड बा के बारे में, जहां हम लोग अपने वर्णात्मक क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और वह सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आपने पेपर अच्छे से समझ लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो प्यारे साथी प्री बोर्ड का पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा सोशल साइंस का ही आसान होने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बहुविकल्पी वाले समझे, डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और प्री बोर्ड के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर हम लेकर के आए हैं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है प्यारे साथी। चलो नोट करो यहाँ से सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, जो कि हमको लगभग 80 शब्दों में उनका आंसर देना पड़ेगा, है ना। 80 शब्दों में इनका आंसर देना पड़ेगा और इनको करने के लिए एक पेज में करके आना है, ठीक है। तो इनको आप लोग लगभग एक पेज में करके आना, है ना। हर क्वेश्चंस को, जो भी हमारे 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, है ना भाई, जितने भी 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं सबको आप लगभग एक पेज में करके आएंगे, तभी जा करके आपको बेहतर अंक मिलेंगे, है ना। क्योंकि एग्जामिनर आपने कितना भी अच्छा क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन अगर आपने अधिक नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। और आपको बेहतर लिख के आना है, जैसा भी लिख के आना है बस, ठीक है। तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूं और इन सभी को आप तैयार कर लेना, ठीक है। पेपर से पहले जरूर तैयार कर लेना, प्री बोर्ड कभी भी आपका होने वाला हो उससे पहले जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट करो, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में हमारा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, संक्षेप में लिखिएगा। तो ये दोनों हमारे इतिहास के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे इतिहास के क्वेश्चंस हैं। और डेफिनेटली अगर आपने दोनों तैयार कर लिए ना, तो दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आपके पेपर में आना है, ठीक है। चलो अगला नोट करो भाई, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए, इसको नोट कर लें। और अथवा में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिएगा। तो यहाँ से हमारे ये टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली प्यारे साथी आपके लिए खास हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस हमारे भूगोल के हैं। एक भाग पेपर में इतिहास का आएगा और एक भाग पेपर में भूगोल का आएगा, है ना। भूगोल के ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप तैयार कर लें, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर मैं 3 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूं प्यारे साथी, तो यहां पर हमारा ये नागरिक शास्त्र है, ठीक है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है। इसको नोट करें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और परोक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होता है यार, अप्रत्यक्ष भाई, अप्रत्यक्ष नोट कर लो, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको स्पष्ट कीजिएगा।
इतनी चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद अगर मैं अपने चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं तो कह रहा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय समझाइएगा। ठीक है, तो 4 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। और अथवा वाला हमारा प्रश्न है, अब देखिए ये हमारा अर्थशास्त्र का पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा अर्थशास्त्र का है, यानी भैया चौथे नंबर में जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो हमारा अर्थशास्त्र का आएगा। तीसरे नंबर में जो क्वेश्चन हमारे आएंगे वो हमारे नागरिक शास्त्र के होंगे। दूसरे नंबर में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे भूगोल के होंगे। और पहले नंबर में जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे पेपर में वो हमारे इतिहास के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो डेफिनेटली आप एवरी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें ताकि पेपर जब देने जाए तो यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, है ना। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए। और अथवा वाला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योग के उपयोग के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के, तो यहाँ से आप उपभोग की जगह उद्योग कर लेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की विवेचना कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अर्थशास्त्र वाले, नागरिक शास्त्र वाले, भूगोल वाले और इतिहास वाले, मेरे प्यारे साथी इन क्वेश्चंस को आप एक बार प्री बोर्ड में तैयार जरूर करके जाना। ठीक है, हितेश भैया की बात याद रखना कि तैयार अगर करके गए तो प्रश्न अगर दिखेंगे ना तो आपको हितेश भैया ही नजर आएंगे कि यार काश उनकी मैंने वीडियो देख ली थी, है ना। तो क्लास को आप पूरी देखना, मजा बहुत आएगा, है ना। हम लोग अभी मानचित्र वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मानचित्र में कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में आएंगे, मैं वह भी अभी आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो अब यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे भाई वर्णनात्मक सेकंड को, यानी वर्णनात्मक भाग 2 को, जहां हम लोग अपने विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। और हर एक क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी लगभग आपको 150 शब्दों में लिखना पड़ेगा, यानी उसका आंसर आपको लगभग 150 शब्दों में देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं और आपको एवरी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। ठीक है, देखो यार सॉल्व कराने से मतलब ये है मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और आप उसको तैयार करो, है ना। अब ये नहीं कि मैं ही आंसर बताऊं, मैं ही सारी चीज़ें करूं, तो यार इतना तो करोगे ना तभी जाकर बेहतर अंक लाओगे। आलसी मत बनो और मेरी बात सुनो, सारे क्वेश्चन को आंसर तैयार कर लेना। ठीक है, आलसी मत बनो, सारे क्वेश्चन को आंसर तैयार कर लेना। और बोर्ड में बेहतर अंक लाना है तो ई बुक को ज़रूर ले लेना। ठीक है, एक सब्जेक्ट का प्राइस 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर में मात्र 15 रुपये आपके मान लीजिए हितेश भैया ने रख दिया है। और इतनी सारी चीज़ें यार दे रहे हैं कि भाई कोई भी स्टूडेंट जितना पुअर हो, कितना भी पुअर हो, लेकिन वो इसको ले ही लेगा और घर में बताएगा भी नहीं, क्योंकि 15 रुपये में आज के समय में 2 समोसे भी नहीं मिलते हैं। पर आपके हितेश भैया ने आपके लिए ऐसा कर दिया है कि आप तुरंत इसको ले लेंगे। तो जाइए तुरंत ले लो, अभी के अभी तुरंत लो, अभी के अभी। ठीक है, जाओ जल्दी जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ई बुक ले लो जा करके सभी लोग और सारी चीज़ें देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ 100 से ज़्यादा मिलेंगे, है ना। और यार सोशल साइंस की ई बुक अभी नहीं बनी है, काम चल रहा है उस पर, डेफिनेटली जल्द ही आ जाएगी। फिलहाल अदर सब्जेक्ट में तो है भाई एग्जाम आपके, हिंदी इंग्लिश मैथ, तो हिंदी इंग्लिश मैथ की जा करके अभी ले लो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे भाई विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस को, चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अपने विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस की, है ना भाई। हर एक क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के लिए ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं चाहूँ तो उस पर इंपॉर्टेंट भी लगवा सकता हूँ। पर आप सभी को पता है कि हितेश भैया जो क्वेश्चंस ले करके आते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चंस यहाँ नहीं होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप वेरी इंपॉर्टेंट स्वयं से डाल लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलो पहला नोट करो, हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है इसमें कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है उसको समझाइएगा, है ना। नोट कर लो दोनों क्वेश्चंस। और इसके बाद आगे नोट करो क्वेश्चन नंबर 6 को कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत 4 स्रोत होते हैं ना, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिएगा। और अथवा में हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और किन्हीं 4 प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो कह रहा है कि महामंदी से क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिएगा। और अथवा में हमारा क्वेश्चन है कि छाप खाने के आविष्कार से समाज पर, देखो यार क्वेश्चन कैसा है, छाप खाने के
कह रहा कि प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। छाप खाने का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो छाप खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, किन्हीं 3 बिंदुओं पर प्रकाश डालिएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो विदेशी व्यापार होता है ना, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिएगा, है ना। तो भारत में जो विदेशी व्यापार, एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार, और विदेशी व्यापार वाला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंतिम क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का, ठीक है, उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करवा देता हूँ वापस से कि ये 2 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी आपके हैं मेरे हिसाब से भूगोल के, और ये 2 क्वेश्चंस हमारे हिसाब से आपके हैं। देखो यार, इसमें से एक क्वेश्चन हमारा भूगोल का है, एक इतिहास का, इसमें से एक भूगोल का, एक इतिहास का, इसमें से हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन, एक इतिहास, इसमें से हमारा एक क्वेश्चन अर्थशास्त्र। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो, उपभोक्ता शोषण। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके मिक्सचर हैं इस बार, ठीक है। कुछ इतिहास के हैं, कुछ इसमें भूगोल के हैं, कुछ नागरिक के हैं, लेकिन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्री बोर्ड में जा रहे हो, पेपर देने बैठने वाले हो, तो इन सारे प्रश्नों को, दीर्घ उत्तरीय वाले प्रश्नों को प्यारे साथी हाथ जोड़ के निवेदन है तैयार जरूर से करके जाना, ठीक है, क्योंकि तैयार नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे मानचित्र वाले क्वेश्चंस, ठीक है, कि मानचित्र में प्यारे साथी कहां कहां और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर हमारी प्रश्न संख्या 9A आती है और प्रश्न संख्या 9B आती है ना। हम लोग यहां पर 9A में डिस्कस करेंगे इतिहास के क्वेश्चंस को, है ना। पेपर में इतिहास के क्वेश्चन आएंगे 9A में, और पेपर में 9B में आएंगे भूगोल के, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे इतिहास वाले प्रश्न संख्या 9A के सारे क्वेश्चंस, और फिर हम लोग देखेंगे 9B प्रश्न संख्या के भूगोल के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए यहां पर मैं आपको सामने दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा 5 नंबर के मानचित्र वाले क्वेश्चंस इतिहास के कैसे आएंगे, है ना। देखो सबसे पहले दे रखा होगा पेपर में कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब 1 नंबर आप जब सही बताओगे तब मिलेगा, और 1 नंबर जब आप भारत के मानचित्र में उसे भर दोगे तब मिलेगा, है ना। तो केवल अगर आप आंसर लिख के आओगे तो केवल 2.5 नंबर मिलेंगे, और अगर उसे भारत में दर्शा के आओगे भारत के मानचित्र पर बाकायदा तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, है ना। तो आप लोग एक बार यार यूट्यूब से मैप वर्क कैसे भरते हैं उसको सीख लेना, है ना। डेफिनेटली मैं क्लास जरूर लेकर के आऊँगा कि मानचित्र कार्य कैसे भरते हैं फॉर क्लास 10th। उस वीडियो का इंतज़ार करना। अगर वो वीडियो अगर आपको अभी चाहिए है तो कमेंट कर देना। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस आपके मानचित्र वाले हैं, इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। ये सारे हमारे क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, ये सारे इतिहास के क्वेश्चंस हैं कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान कौन सा था। तो बताएंगे भैया लाहौर था। चलिए आंसर बता दें, क्या आंसर बता दें। चलिए भाई बता देते हैं। पहले का आंसर लिखो लाहौर, पहले का आंसर लिखो लाहौर, ठीक है, लाहौर। दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वह हमारा दांडी है। दांडी कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे गुजरात में, ठीक है, दांडी। वह स्थान जहां किसान का सत्याग्रह, वह चंपारण मतलब बिहार, ठीक है। ये सारे आंसर आपको भारत के मानचित्र में भरने हैं प्यारे साथी। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार कर लिया गया, कलकत्ता। देखो पहले कलकत्ता चलता था, कोलकाता नहीं था, तो बहुत सारे बच्चे कलकत्ता ही भरेंगे, ठीक है। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, लखनऊ। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ तक कि हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने इतिहास के डिस्कस किए, है ना, मानचित्र वाले क्वेश्चंस, है ना, वह सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका यहाँ ये मतलब जो भी दिख रहे हैं वह सारे आंसर ही है ना। लाहौर, दांडी, चंपारण, कोलकाता, लखनऊ। तो इनको आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। केवल इस तरीके से अगर आप पेपर लिख के आओगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, है ना। बस इनको मानचित्र पर दर्शा लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद हम लोग 9B प्रश्न संख्या की बात करते हैं भाई, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे भूगोल के सारे क्वेश्चंस को। और भूगोल में एक खास चीज़ होती है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस के लिए अपना एक चिन्ह होता है भाई, ठीक है।
अपना हर एक अलग अलग चिन्ह होता है, पर ये इतिहास में नहीं होता है। इतिहास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे होते हैं, पर भूगोल में तो नहीं दे रखे होते हैं ना। भूगोल में हर एक क्वेश्चन के लिए अपना अलग अलग चिन्ह होता है। जैसे कि आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, इसको इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। बेंगलुरु का कोई बेंगलुरु क्षेत्र, बेंगलुरु को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए कि बेंगलुरु है कहाँ पर। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। एक खनिज तेल शोधन शाला केंद्र को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बता दे रहा हूँ, उनके आंसर। पहले का आंसर आप लिखेंगे सभी प्यारे साथी कि आणविक ऊर्जा का एक केंद्र। चलो लिखो। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, कलपक्कम। कलपक्कम लिख लो। ठीक है, कलपक्कम, कलपक्कम। तो आणविक ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र जिसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, तो कलपक्कम लिख लो। दूसरा है बेंगलुरु को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो बेंगलुरु हमारा कहाँ पड़ता है भाई, कहोगे कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटका। आप लोग साउथ की मूवी देखते होगे तो पता होगा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एक प्रमुख नदी कौन सी है, मेरे प्यारे साथी, गंगा। एक खनिज तेल शोधन शाला केंद्र, इसको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो कौन सा है यार, एक खनिज तेल शोधन, इसका यार आंसर आप लोग कमेंट करना, मुझे याद नहीं आ रहा इसका आंसर क्या होगा फिलहाल। भारत का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, तो हैदराबाद। ठीक है, तो प्यारे साथी यहां तक कि आपके हितेश भैया ने ना पूरे के पूरे जो भी हमारा पेपर है, इस पूरे के पूरे पेपर को बहुत अच्छे से कराया। ठीक है, मानचित्र वाले क्वेश्चंस कराए। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कि प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर वैसे तो कोई कराता नहीं है यूट्यूब पर मैं करा रहा हूं प्यारे साथी आपके लिए। ठीक है, ताकि आप प्री बोर्ड में भी बेहतर अंक लेकर के आए। पर हमारा टारगेट प्री बोर्ड नहीं है भाई, हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में मुझे फोड़ने हैं 90+ एवरी सब्जेक्ट में। और इसीलिए आपके हितेश भैया ने मात्र 15 रुपये में ई बुक को देने का फैसला कर लिया है, जहां मैं आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ, टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर एवरी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में, है ना, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको हिंदी का लेना है तो आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में, 15 रुपये का हिंदी का, 15 रुपये का इंग्लिश का, 15 का मैथ, 15 का साइंस और 15 का सोशल साइंस। जाना, डिस्क्रिप्शन चेक करना प्यारे साथी, जरूर ले लेना। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इस ई बुक को तैयार करने में, और न्यू ईयर वाले दिन ये तैयार होनी थी, पर ये थोड़ा सा लेट हो गया। हालांकि कोई बात नहीं, 100 स्टूडेंट्स के लिए आपके हितेश भैया ने ऑफर रख दिया है। जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में खोलिएगा और वहाँ से ई बुक को ले लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी में लगे रहिएगा।